हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 4 में जो एमसीक्यू हमें डिस्कस करने हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या पूछ रहा है कि माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ। माइटोसिस आखिर किस चीज का डिवीजन होता है? तो अगर हम लोग माइटोसिस को देखें तो माइटोसिस जो है एक ऐसा सेलुलर प्रोसेस है जिसमें सोमैटिक सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं। तो अगर इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखें तो माइटोसिस में क्या होता है? सोमैटिक सेल्स डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि माइटोसिस रिजल्ट इन। माइटोसिस जो है वो किस कंडीशन में या फिर किस तरीके का रिजल्ट देता है? तो माइटोसिस में क्या होता है? 2n कंडीशन होती है और ये क्या करता है कि दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ये दोनों डॉटर सेल्स किस कंडीशन में होते हैं? 2n कंडीशन में होते हैं। तो माइटोसिस में किस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है? तो पहली चीज ये कि माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें दो सेल्स जो है, दो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं और ये दोनों डॉटर सेल्स 2n कंडीशन में होते हैं। अगर इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो माइटोसिस जो है इसमें दोनों ही डॉटर सेल्स जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से भी, और ये डॉटर सेल आइडेंटिकल होता है टू देयर पेरेंट। माइटोसिस में कितने फेजेस होते हैं? तो माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसके 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और लास्ट में साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच इज द लॉन्गेस्ट सेल फेज। सबसे लंबा जो सेल साइकिल का फेज है वो कौन सा होता है? तो अगर हम लोग सेल साइकिल को देखें तो सेल साइकिल में थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं। सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं। पहला होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। एम फेज में क्या होता है? माइटोटिक फेज, और इंटरफेज के अंदर 3 फेजेस आते हैं, दैट इज G1, S, G2 फेज। और माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस। तो अगर हम लोग सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल में जो सबसे लंबा फेज होता है वो क्या होता है? इसके ऑप्शंस को देखिए, मेटाफेज, सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज को डिस्कस किया जाए या फिर प्रोफेज या फिर टेलोफेज। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इंटरफेज होगा। क्यों? क्योंकि इंटरफेज के अंदर 3 फेजेस आते हैं, दैट इज G1 फेज, S फेज और G2 फेज। S फेज क्यों कहते हैं? एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज होता है जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि इन विच फेज माइटोसिस सेंट्रोमेयर डिवाइड। माइटोसिस का जो सेंट्रोमेयर है वो किस फेज में डिवाइड होता है? तो ये डिवीजन होता है टेलोफेज के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच फेज माइटोसिस न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म्स। कौन सा ऐसा माइटोसिस का फेज है जिसमें जो माइटोसिस है उसका जो न्यूक्लियस है वो फिर से रीफॉर्म होता है? रीफॉर्म मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो कि पहले थी फिर किसी रीजन के
वजह से वो नहीं मतलब जो है वो डिसअपियर हुई और फिर से फॉर्म अगर हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, रीफॉर्म कहते हैं। तो ये जो है कहाँ पे होता है, ये होता है टेलोफेज के अंदर। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग माइटोसिस को देखें तो माइटोसिस के 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपियर होना शुरू होता है, जो सेंट्रोमेयर है वो डिसअपियर होना शुरू करता है। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेरिक प्लेट पर अरेंज होते हैं। एनाफेज पे क्या होता है, एनाफेज पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं और पोल्स पर चले जाते हैं। टेलोफेज में क्या होता है, फिर से जो चीजें जो कि डिसअपियर हुई थी प्रोफेज में वो फिर से रीअपियर होना शुरू करती हैं टेलोफेज के अंदर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि माइटोसिस का कौन सा फेज है जिसमें न्यूक्लियर का जो एनवेलप है वो फिर से रिफॉर्म होता है, तो दैट इज टेलोफेज। बाकी अगर हम लोग अदर ऑप्शंस को पढ़ें तो एस फेज माइटोसिस का फेज ही नहीं है, इंटरफेज एक अलग ही फेज है, माइटोसिस के अंदर तो आता ही नहीं है, और G2 फेज भी जो है वो इंटरफेज का एक फेज होता है। तो इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्शंस हैं वो किस तरीके के दिए हुए हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें आंसर जो है वो नहीं पता होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चारों ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करें तो भी आपको आंसर जो है वो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि माइटोसिस के कौन से फेजेस हैं और आपको पता है कि एस फेज, इंटरफेज और G2 फेज जो है वो माइटोसिस के फेजेस नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि टेलोफेज जो है वो करेक्ट आंसर है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको अच्छे से समझा करिए, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, एमसीक्यू में आपको डायरेक्ट आंसर बताना होता है। तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है कि इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस अकर बाय, प्लांट सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि साइटोकाइनेसिस 2 तरीके से होता है। पहला होता है सेल प्लेट मेथड, दूसरा होता है बरो मेथड। सेल प्लेट मेथड में क्या होता है, मान लीजिए कोई सेल है उसमें साइटोकाइनेसिस होने वाला है, तो सबसे पहले एक मिडिल में कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर होता है और आगे जा करके ये इनलार्ज होता है और 2 सेल्स जो है साइटोकाइनेसिस के थ्रू एक सेल से बन जाती है। बरो मेथड में क्या होता है, मान लीजिए ये एक सेल है और इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा पेरीफेरी पर बरो लाइक फॉर्मेशन हो रहा है और उसके बाद ये बरो जो है ये इनलार्ज होते जा रहा है और फाइनली ये जो है एक सेल से 2 सेल्स को साइटोकाइनेसिस के थ्रू डेवलप कर दे रहा है। तो अगर हम लोग सेल प्लेट मेथड की बात करें तो सेल प्लेट मेथड जो है वो प्लांट्स में देखने को मिलता है और प्लांट्स में सेल प्लेट मेथड के थ्रू साइटोकाइनेसिस होती है। एनिमल्स में जो है उनमें ये बरो मेथड देखने को मिलता है साइटोकाइनेसिस के समय पे, या बरो मेथड या इसे क्या कहते हैं, बरो क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, तो अगर प्लांट सेल की बात की जाए कि साइटोकाइनेसिस उनके अंदर किस तरीके से होती है, तो बाय द हेल्प ऑफ सेल प्लेट इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस डज अकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल साइकिल हैव व्हिच 2 पीरियड, सेल साइकिल के अंदर कौन कौन से 2 पीरियड्स आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, प्रोफेज और एनाफेज, ये दोनों ही फेज मेटाफेज के अंदर आते हैं, ये नहीं होंगे। टेलोफेज और मेटाफेज भी नहीं होगा, प्रोफेज और एनाफेज भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, या जिसे क्या कहते हैं इंटरफेज एंड एम फेज। तो सेल साइकिल के 2
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट मेटाफेज क्रोमोसोम अलाइन एट, मेटाफेज के समय पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो कहाँ पे अलाइन होते हैं, तो क्रोमोसोम्स जो है वो एकदम सेंटर पर अलाइन हो जाते हैं और इसे क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तो मेटाफेज के समय पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेटाफेज के प्लेट पर अरेंज होते हैं। एस चेक पॉइंट्स का क्या काम होता है, तो अगर हम लोग सेल साइकिल को पढ़े हैं तो उसमें जब सेल साइकिल रेगुलेशन पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोग ये चीज भी तो देखे थे कि चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी फेजेस हैं उस पर चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके काम को देखते हैं कि जो सेल डिवीजन के अंदर जो भी काम होने वाला है वो सही से हो रहा है या नहीं। तो अगर हम लोग एस चेक पॉइंट की बात करें तो एस चेक पॉइंट इस चीज को देखता है कि जो डीएनए है वो प्रॉपरली रेप्लिकेट हुआ है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्योकाइनेसिस इज, कार्योकाइनेसिस क्या होता है, तो कार्योकाइनेसिस क्या होता है, अगर हम लोग बात करें डिवीजन ऑफ सेल तो नहीं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। पूछा क्या है कार्योकाइनेसिस, तो कार्योकाइनेसिस जो है वो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कार्योकाइनेसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैक एंड स्टैट सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो जैक एंड स्टैट सिस्टम जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, इसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, जेनस काइनेज प्रेजेंट होगा, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटर जो है ट्रांसक्रिप्शन का वो प्रेजेंट होगा। मतलब ये तीनों ही जैक एंड स्टैट सिस्टम के कंपोनेंट हैं। मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, क्योंकि जैक एंड स्टैट सिस्टम में तीनों ही चीजें प्रेजेंट है, रिसेप्टर भी, जेनस काइनेज भी और स्टैट भी। जी प्रोटीन complexes are made up of, जी प्रोटीन complexes जो कि जी प्रोटीन का यूज करते हैं और सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर हम लोग इनकी बात करें तो इसमें अल्फा सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं और ये अल्फा सब यूनिट्स कितने होते हैं, तो लगभग जो जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में अल्फा सब यूनिट्स जो हैं कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 23 अल्फा सब यूनिट्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी प्रोटीन ऑल्सो नोन एज, जी प्रोटीन जो है वो और क्या कहलाता है, तो जी प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ग्वानिन, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन भी कहलाता है। अगर गामा प्रोटीन की बात करें तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है और बोथ ए एंड बी तो नहीं होगा और नन भी नहीं होगा। मतलब जो जी प्रोटीन है वो किस और नाम से जाना जाता है, तो जी प्रोटीन जो है वो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेल सिग्नलिंग, तो सारे ऑप्शंस को अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सेल सिग्नलिंग के लिए सही है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि इन प्लांट्स द सेल सिग्नलिंग अकर्स टू फाइटोहार्मोन्स, प्लांट्स के अंदर जो सेल सिग्नलिंग है वो फाइटोहार्मोन्स द्वारा कराया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी चीज कि सेल सिग्नलिंग इज यूज्ड टू स्टडी द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डिजीजेस, ह्यूमन डिजीजेस को पढ़ने के लिए सेल सिग्नलिंग की स्टडी की जाती है, उसे समझा जाता है, ये चीज भी सही है। तीसरी चीज ये कि सेल सिग्नलिंग इज यूज्ड टू स्टडी द सिग्नल्स बिटवीन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें जो सेल सिग्नलिंग है वो इस चीज की स्टडी है कि किस तरीके से जो सेल्स हैं वो आपस में सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं, उसे रिसीव करते हैं, किस तरह से वो एक्ट करते हैं। तो ओवरऑल जो सिग्नलिंग का पूरा कंसेप्ट है एक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर
ये जो है सेल सिग्नलिंग के थ्रू समझा जाता है, ये इस चीज की स्टडी है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो इसे आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following signal molecule does not interact with the cell surface receptor? कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है इन ऑप्शन में से जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं करता है? तो सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि सेल के सरफेस पे बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पर्टिकुलर होते हैं किसी न किसी पर्टिकुलर सिग्नल के अगेंस्ट। तो अगर हम लोग बात करें तो इंसुलिन के लिए सेल सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रीन के लिए भी प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकेगॉन के लिए भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो टेस्टोस्टेरोन होगा। उसके बाद which of the following G protein takes part in the regulation of vision? विजन के लिए कौन से G प्रोटीन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं? दैट इज GI फैमिली वाले G प्रोटीन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल सिग्नलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच सेल कम्युनिकेट। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो सेल सिग्नलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल्स जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। सेल्स पे अगर कोई सिग्नल आया है तो वो उसके टारगेट तक पहुंचता है, वो टारगेट जो भी साइट है वो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स को शो करता है। तो सेल सिग्नलिंग जो है वो सेल्स को कम्युनिकेट कराने में हेल्पफुल होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल्स कम्युनिकेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। The process by which extracellular messages translate into intracellular messages या chances is termed as, मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो एक्स्ट्रासेलुलर मैसेजेस है वो ट्रांसलेट होता है इंट्रासेलुलर में, और ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। G protein couple receptor contain dash transmembrane alpha helicus। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस सेल ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट्स, क्वेश्चन नंबर 20, this cell organelle participate actively in animal apoptosis। apoptosis क्या होता है? apoptosis एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोग्राम सेल डेथ होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल्स के एपोस्टोसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो आई होप आपको ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इस यूनिट के समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चंस उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।